कि भारत का अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब कि बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ, इतने चतुर लोग हैं, हम पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे, चीन से भी दोस्ती करेंगे। ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों मिलके भी हमला कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर इनको आपसे खतरा महसूस न हो तो महसूस दिख रहा है ना इनको कि भारत की ताकत बढ़ रही है, तो बाकी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैन पावर काट के आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, तब जाके हम अगली लड़ाई के लिए असली मायनों में तैयार होंगे। आर्टिलरी को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा और जल्द से जल्द बनाना होगा, और फिर हमको अपने टैंकों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें जो भी रूस के, इजराइल के टैंक हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी छत लगी हुई है ताकि जो बाई एयर जो मिसाइल ऊपर से आते हैं उनको रोक सके। ओके, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब कि बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ। एक सीख सर, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से हमें सीखने मिल सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो यूक्रेन से क्या सीख मिल सकता है उसके? नंबर 1, मैन पावर को डाइल्यूट मत करें विदाउट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिलरी को, जब मैं फौज में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, मैं बात कर रहा हूँ सन 1999-2000 की, तब हमने एक प्लान बनाया था मीडियमाइजेशन ऑफ दी आर्टिलरी, कि सारी तोपें हम जो अपनी तोपखाने में है 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज कर देंगे। आज तक नहीं हुआ है, अब हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मिसाइल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने देखा है कि एयरफोर्स रूस की खास नहीं कर पाई, राइट, क्योंकि एयर जो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो तो अपने बॉर्डर के इस साइड से रह के फायर करना पड़ता है। तो जब एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा। ओके, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी, उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट अस एड्रेस इट, let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly, and it can turn into a national security threat as well. Then it will become a problem. Right. So this is a border region and we have to be very sensitive to what the people are saying and feeling. आप की तरफ से आप कह रहे हो हमने तो बहुत दिया है साहब, तो ये तो मांगते ही जा रहे, मांगते नहीं, मांगते नहीं, कुछ उनकी जरूरतें हैं तो वो कह रहे हैं, and they are fully cooperative, and they are, वो कह रहे हैं कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो खुद उपवास कर रहे हैं। वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं। तो वाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर? अगर वो उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। आई मीन वाई लेट इट build up or fester or infest and create a very fester away as a festering sore। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हमने न्यूज से हटा दिया तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो तो ऑस्ट्रिच का तरीका है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इट इज डेफिनेटली देयर, द पीपल आर अनहैप्पी, राइट, अटेंड टू दैट अनहैप्पीनेस एंड आई एम श्योर वी विल फाइंड अ वे आउट। बड़े बड़े आला दिमाग हैं हमारी सरकार में, दे कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। और वो भी आपको एक अपने ब्रॉडकास्ट में तो यही कह रहा था कि साहब देखिए, अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा, हम तो सारा, आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं एंड दे आर द बेस्ट फाइटर्स हाई एल्टीट्यूड के लिए, वो तो बॉर्न एंड, उनको कोई एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं। तो आप उनकी रोजी रोटी अगर थोड़ा ढीली पड़ रही तो फिर चू तो होगी ही साहब। वो कह रहे हैं कि साहब देखो नेपाल के लोग नहीं आ रहे क्योंकि अग्निवीर स्कीम, उनको भी इससे फर्क पड़ा है। सो अब यहाँ एक सोच कि साहब हमने बोला अग्निवीर कोई खिलाफ उसके बात ना करे, कुछ ना करे। आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आई थिंक द अप्रोच इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड सी, अगर दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल। सर, एक क्विक क्वेश्चन, अभी चाइना और ताइवान के को लेकर
लाइक आपको क्या लगता है जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना जल्दी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए साहब, पहले सोच ये थी कि 2025 से 2027 तक के टाइम काल में चाइना मिलिटरीली तैयार हो जाएगा और चढ़ाई कर बैठेगा ताइवान पे। लेकिन अब हमने एक वॉर गेम करी रिसेंटली इंडियन मिलिट्री रिव्यू ने, और हमने पाया कि साहब चीन की सोच ये है कि अमेरिका फंसा पड़ा है, एक क्वैगमायर यूक्रेन में, एक क्वैगमायर मिडिल ईस्ट में, और इससे सुनहरा मौका उसके लिए और क्या हो सकता है चढ़ाई कर देने का तो ताइवान पे। अपॉर्चुनिटी है। और इसके चलते ये भी सोच चल रही है कि इस साल 2024 में अगर चीन सडनली हमला कर दे तो जो मेट कंडीशंस हैं, जो टाइड कंडीशंस हैं, अप्रैल मई और अगस्त में बेस्ट रहती हैं। तो या तो अप्रैल मई में वो चढ़ाई कर सकता है या फिर वो अगस्त में चढ़ाई कर सकता है। लेकिन इस साल कुछ ना कुछ होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। सो ऐसे मिलिट्री सिमुलेशंस में ऐसा कुछ सामने साफ विदित हुआ है कि अगर हम चीन होते, वी वर प्लेइंग द चाइना गेम, राइट, सो देन हाउ वुड दे थिंक, राइट। और इसके चलते अमेरिका को भी थोड़ा ठंडा पसीना आ रहा है। अब उन्होंने देखो यूरोप से पिवट करना शुरू किया है टुवर्ड्स एशिया, और उन्होंने यूरोपियन देशों को बोला भाई तुम संभालो यूक्रेन, हम चीन की तरफ आ रहे हैं। तो वो कोई वजह है ना, तभी तो वो कर रहे हैं। फिर इसका हमारे ऊपर बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा। राइट, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि चीन पहले ताइवान को ठोके, फिर हमारे पे चढ़ाई करे, फिर जापान पे करे, फिर रूस पे करे? उसका तो प्लान एक एक करके सबको आड़े हाथ लेने का है। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहे कि हाँ जी वो मार रहा है? हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? हम यूक्रेन जैसे भी नहीं बन सकते कि अमेरिका तेरी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम बड़े बहादुर हैं। बेवकूफ नहीं है हम कि हम किसी और की लड़ाई खुद लड़े। ठीक है, लेकिन अपना देश तो बचाना है ही, और ये भी देखना है कि सामने उसको अकेले ना पड़ने दें। उसको बिल्कुल अकेले ना पड़ लें। किस हद तक आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, किस हद तक, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जो कि सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। सो सर, जैसे आर्मी में पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, एंड यू वर्क ऑल योर वे अप टू दैट पिरामिड स्ट्रक्चर, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो भी। एंड डेफिनेटली लाइक आज हर किसी इंडियन को एक ब्रेव माइंडसेट लाना चाहिए, बिकॉज भारत जाग रहा है और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। सो आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक इस माइंडसेट को फैलाने के लिए? लाइक डू यू वांट दिस माइंडसेट टू कम इन द यंगस्टर्स स्पेशली? एक्सीलेंट। देखिए, जब मैं रिटायर हुआ 2008 में, तब से लेके आज तक लगातार मेरा एंडेवर रहा है कि मैं स्कूलों में जाऊं, कॉलेजों में जाऊं, बच्चों से बात करूं देशभक्ति की, नेशनलिज्म की, पेट्रियाटिज्म की, आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री एथिक की, आर्म्ड फोर्सेस एज अ कैरियर। क्योंकि हम देख रहे हैं साहब कि जो टॉप बच्चे हैं वो नहीं आ रहे फौज में, अफसरों के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, और क्या जाने की जरूरत। अफसरों के बच्चे फौज में नहीं आना चाहते बिकॉज दे फाइंड कि कंपेयर टू घर बैठे बैठे IT में मैं रहूं, कितना पैसा कमाऊंगा, सेफ रहूंगा, सियाचिन चढ़ने की जरूरत नहीं, ये वो ये तो ये एक खतरा पैदा हो रहा है कि अगर हाई क्वालिटी मैन पावर आपकी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ नहीं आएगी तो फिर हमारा देश का लड़ाई में नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए जनरल VK सिंह साहब जब थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस इतनी कामयाब हुई है कि भारत का रोना धोना खत्म ही नहीं हो रहा, और देखिए कि अब जनरल बख्शी को पाकिस्तान और चाइना के बॉन्ड से ऐसा लगने लग गया है अगर चाइना हमला करता है तो पाकिस्तान भी हमला करेगा। दोस्तों, एक सीक्रेट ट्रेटरी भी सामने आ रही है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बहुत ही टाइम से हो रखी है। ये भी कहा जा रहा है कि कारगिल के बाद पाकिस्तान ने चाइना से एक सीक्रेट ट्रेटरी की है, जिसकी वजह से अब ये है कि चाइना पर हमला होगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा, पाकिस्तान पर होगा तो चाइना साथ देगा। दोस्तों, कुछ टाइम से भारत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें अब कभी भी एक फ्रंट से लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि 2.5 फ्रंट से लड़ना पड़ेगा। तो अब तो ये दोस्तों 3.5 फ्रंट बन चुके हैं। भारत के खिलाफ अगर कोई एक मुल्क भी हमला
करता है। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ये तीनों भारत पर हमला करके अपने अपने इलाके वापस ले सकते हैं। पाकिस्तान के जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, और दोस्तों चाइना अरुणाचल प्रदेश पर, नेपाल लिम्पियादुरा, लेपुलेक और कालापानी पर, और इसके अलावा बांग्लादेश हमला करने वाला है चिकन नेक पर, नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर स्टेट पर, और वेस्ट बंगाल जो इंडिया का बंगाल है उस पर। ये सारे ममालिक अपने अपने इलाके लेकर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान जूनागढ़ पर भी बात कर रहा है और पाकिस्तान हैदराबाद की भी बात कर रहा है, क्योंकि ये इलाके भी पाकिस्तान के थे जो इंडिया ने मिलिट्री भेजकर फतह किए थे। अब ये माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड टेरिटरी में शामिल कर दिया और पाकिस्तान इन्हें वापस लेने की बातें कर रहा है। इसीलिए अब इन्हें ये समझ आना शुरू हो गया है कि ये लोग फंस गए हैं। जहाँ तक मिलिट्री की बात है तो दोस्तों भारतीय मिलिट्री बहुत ही पीछे है, ना ही उनके पास जदीद किस्म के ड्रोन है। पाकिस्तान ने चाइना और तुर्की से बहुत बड़े जदीद ड्रोनों का बेड़ा इकट्ठा कर लिया है। और जहाँ तक बात है टैंक और मिलिट्री की, तो दोस्तों आजकल के टैंक और मिलिट्री बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि सुसाइड ड्रोन का यहाँ पर काम शुरू हो गया है। आपको हर ड्रोन पर एक खास किस्म का जैमर लगाना होता है, उन्हें एडवांस करना होता है, ताकि आपने हर टैंक पर एक खास किस्म का जैमर लगाकर उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो सुसाइड ड्रोन एक आएगा और आपके टैंक को तबाह करके चला जाएगा। तो आजकल पाकिस्तान और फिर दोस्तों बाकी ममालिक इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न वारफेयर में भारत बहुत ही पीछे है। वो 60 साल पुराने तैयारे लेकर बैठे हैं। ड्रोन नाम की चीज नहीं है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 फाइटर हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान के पास 350 से ऊपर है और भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 4 है। उसमें भी दोस्तों एक उन्होंने खुद ही शूट करके 2019 में तबाह कर दिया था। चिनोक की बात करें तो चिनोक हेलीकॉप्टर वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों इनका डर बता रहा है पाकिस्तान और चाइना ने एससीओ में गहरी चोट पहुंचाई है।